हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में यूरिया और डीएपी की नहीं है कोई कमी। सरकार किसानों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए है प्रतिबद्ध। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में तृतीय पुस्तक मेले का किया उद्घाटन। कहा, पुस्तक प्रेमियों के लिए ज्ञान का नया द्वार। नहाए खाए के साथ कल से शुरू हो रही है छठ पूजा। अंबाला रेलवे ने श्रद्धालुओं के लिए की विशेष तैयारी। और पलवल में बागवानी का उभर रहा है व्यवसाय। किसान जैविक खाद का प्रयोग करके फसलों से कमा रहे हैं लाखों। नमस्कार, मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में सोमवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीएपी और यूरिया की कमी के मुद्दों पर सरकार के प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में यूरिया और डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फास्फेट की कोई कमी नहीं है। सीएम ने बताया कि कल उन्होंने अधिकारियों के साथ इस विषय पर बैठक की थी और पिछले साल की तुलना में इस बार भी लगभग 1.17 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में डीएपी मिल रहा है और उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नायब सैनी ने कहा कि सरकार किसानों को उनकी जरूरत की सभी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है और हर परिस्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। अधिकारियों के साथ लेकर के रिव्यू किया था। एक इस प्रकार का वो नैरेटिव खड़ा किया गया कि डीएपी की कमी है। लोग, क्योंकि जब इस प्रकार का नैरेटिव खड़ा होता है तो काफी संख्या के अंदर लोग चले जाते हैं, परंतु अगर आप देखेंगे जो पिछले साल का डीएपी था टिल डेट, आज की डेट तक जितना डीएपी पिछले वर्ष आया था, मेरे ख्याल से 1,17,000 मीट्रिक टन, इतना आज तक हमारे पास लगभग पहुंच गया है। कमी नहीं है यूरिया की, यूरिया मिल रहा है कई बार, क्योंकि परिस्थितियां इस प्रकार की बनी है जो यूक्रेन और रसिया का युद्ध है। पंचकूला में आज से 10 नवंबर तक आयोजित तृतीय पंचकूला पुस्तक मेले का शुभारंभ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया। इस मौके पर पूर्व हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, सिया के अध्यक्ष पी.के. दास और कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। यह पुस्तक मेला एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार को बढ़ावा देता है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी भाषाओं में 100 से अधिक प्रकाशकों की किताबें प्रदर्शित की गई हैं। मुख्यमंत्री ने इस आयोजन की सराहना की और कहा कि इससे हजारों पुस्तक प्रेमियों को ज्ञानवर्धन का अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के युवा प्रतिभागियों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने कनाडा में मंदिर पर हुए हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए केंद्र सरकार की सतर्कता की पुष्टि की। संस्थाओं से मिलती है, लेकिन विषय की गहन जानकारी के लिए पुस्तकालयों की ही शरण में जाना पड़ता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जहां अंधेरा घना है, जहां अंधेरा घना है, दीपक जलाना कहां मना है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वो वाक्य आज इस पुस्तक मेले से अगर एक पुस्तक भी हम पढ़ते हैं, अगर अंधेरा घना है तो उस पुस्तक से वहां प्रकाश हो जाएगा और ये ज्ञान हम सबको आगे ले जाएगा। और जितना ज्ञान हमारे पास होगा ये दुनिया उतनी छोटी होगी, और जितना ज्ञान कम होगा ये दुनिया उतनी बड़ी लगेगी। तो हम सब इन पुस्तकों के माध्यम से तरह तरह की जानकारियां देश विदेश और प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में करते हुए आगे बढ़ते हैं। पुस्तक मेले का अवलोकन करने आए विद्यार्थियों ने इसे एक उपयोगी आयोजन बताया, जो उनके ज्ञान में वृद्धि करेगा।
लगता था मेला ये बहुत बार लगना चाहिए, अच्छी चीज है। मतलब अंदर मजे भी बहुत है यहाँ पे, मतलब डांस परफॉर्मेंसेस हुए, डांस हुआ वगैरह वगैरह बहुत कुछ हुआ और बहुत सारे डेवलपमेंट की बातें भी किए गए हैं, तो ये अच्छा था। बहुत अच्छा आयोजन था। आई वॉज रियली वेरी सेटिस्फाइड विद द बुक्स आई हैव सॉ। थैंक यू। जैसा कि सीएम साहब ने बोला कि जो उन्होंने सारी वो जायज़ है। हरियाणा सरकार ने जिला लोक संपर्क एवं परिवाद समितियों के नए चेयरमैनों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को गुरुग्राम समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। अन्य मंत्रियों में ऊर्जा मंत्री अनिल विज को कैथल और सिरसा, विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पवार को हिसार और रोहतक, उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह को नूह और फरीदाबाद तथा शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा को भिवानी और जींद की समितियों का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा राजस्व मंत्री विपुल गोयल को रेवाड़ी और पंचकूला, सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा को महेंद्रगढ़, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा को चरखी दादरी और झज्जर, जन स्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा को अंबाला और करनाल, सामाजिक न्याय मंत्री कृष्ण कुमार बेदी को पानीपत और यमुनानगर, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी को फतेहाबाद और स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव को पलवल की समितियों का अध्यक्ष बनाया गया है। खाद्य मंत्री राजेश नागर को कुरुक्षेत्र और युवा सशक्तिकरण मंत्री गौरव गौतम को सोनीपत जिले की समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विवेक जोशी को राज्य की मुख्य सचिव का कार्यभार संभालने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने बधाई संदेश में विवेक जोशी के अनुभव की सराहना करते हुए कहा कि उनका कार्यकाल हरियाणा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नायब सिंह सैनी ने आशा व्यक्त की है कि विवेक जोशी की नेतृत्व क्षमता और प्रशासनिक दक्षता राज्य के विकास की नई सीढ़ियों तक पहुंचने में सहायक होगी। छठ पूजा उत्तर भारत के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। कल 5 नवंबर की बात करें तो इस पर्व की छठा देखने को मिलेगी। लोक आस्था के महापर्व में छठ की शुरुआत 5 नवंबर को नहाए खाए से होगी। इसके बाद खरना, अस्ताचलगामी और उदयगामी सूर्य को अर्घ्य देने के साथ इस महापर्व का समापन होगा और इस त्योहार में भगवान सूर्य और छठी मैया की भक्ति की जाती है। मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों द्वारा मनाए जाने वाले इस 4 दिन के त्योहार में उपवास किया जाता है। इस त्योहार में सूर्यदेव और सूर्यास्त के समय अर्घ्य देने का विधान है। त्योहारों पर यात्रियों को घर आने जाने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए रेलवे ने खास तैयारियां भी की हैं। छठ और दूसरे त्योहारों में यात्रियों की सुविधा को देखते हुए भारतीय रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है। रेलवे की ओर से बताया जा रहा है कि इस बार 7,296 स्पेशल ट्रेनें छठ के मौके पर चलाई जा रही हैं और पिछले साल की तुलना में इस बार 2,700 ट्रेनें ज्यादा हैं और इसके साथ ही कई स्टेशन जो कि एक्सटेंशन है वो भी किया गया है ताकि लोग बिना किसी परेशानी के अपने घर पर पहुंच सके। 3 नवंबर को रेलवे ने 164 से ज्यादा विशेष ट्रेनें चलाई ताकि लोग दीपावली पर अपने घर पहुंच सकें। वहीं आज 168 विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही यात्रियों की सुविधा को देखते हुए खास इंतजाम भी किए गए हैं। अतारबद्ध तरीके से ट्रेन में यात्रियों की प्रवेश करने की व्यवस्था के अलावा भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त कर्मचारी और रेल सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती भी की गई है। चलाई जा रही है, इनका परिचालन किया जा रहा है। साथ ही पटना और दिल्ली के बीच वंदे भारत स्पेशल, तेजस स्पेशल और क्लोन संपूर्ण क्रांति स्पेशल जैसी ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। छठ पूजा के मौके पर रेल विभाग ने विशेष तैयारियां की हैं, जिसके तहत अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन से बिहार के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इस कदम से यात्रियों को काफी लाभ मिल रहा है, खासकर उत्तर भारत में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों को जो त्योहार मनाने के लिए अपने परिवारों के साथ बिहार लौट रहे हैं। अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का निर्णय रेल विभाग ने लिया है, जिसे यात्रियों ने सराहा है और भाजपा सरकार का आभार व्यक्त किया है। यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। यात्रियों ने बताया कि त्योहारों के दौरान अक्सर रेलवे में भीड़ होती है, लेकिन इस बार स्पेशल ट्रेनों के कारण उन्हें यात्रा में आसानी हो रही है।
से गया जंक्शन जा रहे हैं, गया बिहार। व्यवस्था तो ठीक है, अभी बढ़िया है। स्पेशल ट्रेनें भी सरकार चला रही है हम लोगों के लिए। छठ पूजा पर त्योहार के लिए बहुत भीड़ हो जाता है, इसलिए स्पेशल गाड़ी चलाया है, बहुत बढ़िया है। सरकार को धन्यवाद करते हैं। बढ़िया है, पब्लिक के लिए भी तो अच्छा ही कर रहे हैं। सरकार जो भी कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं। भाजपा सरकार और बढ़िया कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अम्बाला स्पेशल ट्रेन से जाना है हमको, अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। अच्छा करेंगे, चला है तो अच्छा है, पब्लिक के लिए अच्छा है, सब कुछ के व्यवस्था अच्छा है सर। रेलवे ने बहुत अच्छा व्यवस्था बनाया है, बहुत अच्छा है सर। सर सफाई सब कुछ ऑलरेडी सब बढ़िया है। बिहार जा रहे हैं छठ पूजा के लिए, यहाँ से इसके लिए क्या कहेंगे, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी सरकार के लिए क्या कहेंगे, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। पलवल में किसान तेजी से बागवानी की खेती की ओर रुख कर रहे हैं। किसानों ने अब पारंपरिक खेती को छोड़कर आधुनिक तकनीकों से बागवानी की खेती करना शुरू कर दिया है। जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रज्जाक ने जानकारी दी है कि हरियाणा हॉर्टिकल्चर विभाग ने पलवल जिले में वर्ष 2024-25 के लिए बेल वाली फसलों को बांस बल्लियों पर चढ़ाकर उगाने के लिए 130 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसे हासिल कर लिया गया है। किसानों को प्रति एकड़ 46,000 रुपए की सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में जमा कराई गई है। इसका हमें जो लक्ष्य प्राप्त हुआ है वो 133 हेक्टेयर का प्राप्त हुआ है। वो हमारे द्वारा लक्ष्य पूरा कर लिया गया है और इसके ऊपर हम प्रति एकड़ के हिसाब से 46,250 रुपये पर एकड़ किसान की डीबीटी के माध्यम से किसान के जो खाता है उसकी जो आधार कार्ड से लिंक है उसमें अनुदान राशि जारी की जा रही है। और मैं किसानों से आग्रह करूंगा कि आने वाले टाइम में टमाटर पे और भी हम किस्त पैसा देंगे। इसमें जो हमारा टारगेट था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने किसानों के लिए खुली छूट दी हुई है कि किसान जितना कार्य कर सकें, करना चाहे कर लें। डॉक्टर रजाक ने बताया कि बागवानी व्यवसाय में मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, फूलों, सब्जियों, फलों और मसालों की खेती शामिल है, जो आज के दौर में एक उभरता हुआ कृषि व्यवसाय बनता जा रहा है। उन्होंने किसानों से आग्रह किया है कि टमाटर जैसी बेल वाली फसलों को बांस बल्लियों का सहारा देकर उगाया जाए, ताकि अधिक उत्पादन की प्राप्ति हो सके और रोगों से भी बचाव किया जाए। प्रगतिशील किसान खेमचंद और गोविंद, जो कि क्रमशः गांव कटेसरा और मोहना से हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने 4 एकड़ में टमाटर की खेती शुरू की है। बेलों पर उगाए जाने के कारण फसल में रोग नहीं लगते हैं और उत्पादन भी अधिक होता है। उन्होंने जैविक खाद का प्रयोग किया है और केमिकल उर्वरकों का उपयोग करना बंद कर दिया है, जिससे फसल की गुणवत्ता और भी ज्यादा अधिक बढ़ गई है। अब बांस बल्ली लगाएंगे, इसमें इसको संभाल के रखेंगे बांस बल्ली पे। जब बढ़िया फल देता है उसमें केचुआ का खाद लगाते हैं देसी, वैसा खाद नहीं लगाते, बढ़िया फल देता है। ये 2-3 महीने में तैयार हो जाएगा। कितना फल आता है? फल बहुत आता है इस पर, बहुत बढ़िया फल आता है और नहीं रोग लगता है, नहीं कुछ लगता है, बहुत बढ़िया फल आता है। टमाटर की सब्जी की खेती करते हैं, जैविक खाद गेरते हैं हम, और कोई सब ऐसे खाद नहीं गेरते ज़्यादा, और इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। और ये जो बेल है, टमाटर के जो पेड़ पौधे हैं, वे हमारे यहाँ लगा ले बहुत ऊंचे हो जाते हैं, बढ़िया फल भी देते हैं और अब कोई रोग भी नहीं लगता, और बढ़िया हमें वो होता है, इससे प्रॉफिट होती है। और यह हमारे ये और सब्जी वैसे सब और करते नहीं हैं, खेती वैसी मोटी खेती नहीं करते, हम तो सब्जी का काम करते हैं। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने रोहतक में बीजेपी कार्यालय में वंचित अनुसूचित जाति वर्ग के नेताओं के साथ बैठक की। उन्होंने घोषणा की है कि 24 नवंबर को एक समारोह में मुख्यमंत्री नायब सैनी का सम्मान किया जाएगा। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अनुसूचित जाति को 2 श्रेणियों में विभाजित किया है। इसमें 20% आरक्षण में से 10% कोटा वंचित अनुसूचित जाति को दिया जाएगा। इस फैसले से करीब 34 लाख वंचित अनुसूचित जाति की आबादी को लाभ मिलेगा। पहले आरक्षण दूंगा, पहली कैबिनेट में दूंगा और एक एजेंडे पे दूंगा, वो कर दिया। अब इतना दृढ़ निश्चय मुख्यमंत्री हमको मिला है तो अधिकारी भी अपने आप समझ रहे हैं और समझ जाएंगे, और फिर भी कोई बात होगी तो वो मुख्यमंत्री जी इसका कार्य क्षेत्र की जिम्मेवारी है,
वो भी करेंगे तो फिर हम भी करेंगे। बाकी हम सबको मिलकर, जब तीसरी बार से लोगों ने सरकार बनाई है, लोगों की हमसे उम्मीदें बढ़ी है, हर आदमी का हमसे अपेक्षा भी बढ़ी है, और उन उम्मीदों पर खरा उतरना हमारी जिम्मेवारी बढ़ती है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो टीम माननीय मुख्यमंत्री जी की है, वो सारी टीम सक्षम है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। बीजेपी सारा दिन तो हम चला चला कर हमारे गले दुखने लगे। आप कह रहे जाति पाति की बात करते हैं, और कह रहा कौन है, कांग्रेस कर रहा है। जो कांग्रेस इसके अलावा सोच भी नहीं सकती, जो जाति धर्म के अलावा सोच सकती, वो कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस की बात का हम क्यों जवाब दें, कांग्रेस ही देंगे। हमने तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और उससे बड़ी बात मनोहर लाल जी ने क्या किया, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। साथ ही बेदी ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए उसकी आंतरिक कलह की आलोचना की। उन्होंने कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति में हो रही देरी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व पर सवाल उठाए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने नरवाना नगर परिषद के पार्षदों और अधिकारियों के साथ एक बैठक में ठेकेदारों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन ठेकेदारों ने पिछले कुछ महीनों से काम लटकाए हुए थे, उन्हें 1 सप्ताह का नोटिस दिया जाएगा। यदि वे काम शुरू नहीं करते हैं तो उनके टेंडर को रद्द किया जाएगा और नए टेंडर जारी किए जाएंगे। बैठक में यह भी तय किया गया कि नगर परिषद की जर्जर इमारत को सुधारने के लिए 2 एकड़ में नया भवन बनाया जाएगा। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट की समस्या के समाधान और गली पैचवर्क के लिए भी ठेकेदारों को शीघ्र कार्य शुरू करने के लिए कहा गया। नगर परिषद की चेयरपर्सन मुकेश देवी ने मंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि वे नरवाना के विकास कार्यों में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जो ठेकेदार बिलो रेट पर टेंडर डालते हैं और वो टेंडर डाल के काम को लटकाने की जो उनकी एक मनसा चल रही है, आज पूरे हाउस ने ये पास कर दिया है कि हम पीडब्ल्यूडी के रेट के साथ कंपैरिजन करके उससे जो बिलो टेंडर डालेंगे, हम टेंडर उनको कैंसिल करेंगे, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। और जिन ठेकेदारों ने पिछले 6 महीने से काम जिनको अलॉट हो गए, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होगी, वो जानबूझ के कामों को लटका रहे हैं। 1 हफ्ते का नोटिस ईओ साहब आज और कल में दे देंगे उनको। यदि वो 1 हफ्ते में काम को नहीं शुरू करेंगे तो उन टेंडरों को भी हम कैंसिल करेंगे, नए टेंडर मांगेंगे। उन्हें कोई लाइट की समस्या थी, उनका बिल पेमेंट बाकी है 6 तारीख को, उसको ठीक करेंगे वो, और 6 तारीख को जैसे ही ठीक करेंगे 1 किस्त उनको उसी टाइम दे देंगे। नगर परिषद की बिल्डिंग जर्जर हालत में है। ये सारे पार्षदों का ये आज का सुझाव था। पूरे हाउस ने निर्णय कर लिया कि अच्छी बढ़िया जगह देख के, साफ सुथरी जगह देख के, जो कम से कम भी 2 एकड़ कम से कम स्पेस हो मैक्सिमम, तो उसको हम नए नगर परिषद की नई बिल्डिंग की शुरुआत करेंगे। बजट की मैंने बात कर ली है। इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि ये हमारा अब जल्द ही कंप्लीट होगा, और अब हमें उम्मीद हो चुकी है कि हमारा शहर, ये वो दिन दूर नहीं है जब हमारा शहर जैसे चंडीगढ़ चमकता है ऐसे चमके। भिवानी के भीम स्टेडियम में सेना भर्ती रैली की शुरुआत हो गई है, जो 14 नवंबर तक चलेगी। पहले दिन अग्निवीर टेक्निकल के लिए महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी और भिवानी जिलों के अभ्यर्थियों ने भाग लिया। मेजर जनरल केपी सिंह ने बताया कि सुबह 4 बजे से बैच वाइज प्रवेश दिया जा रहा है और ऑनलाइन परीक्षा पास करने वाले 6,279 अभ्यर्थियों में से रोजाना 650 का शारीरिक परीक्षण भी किया जा रहा है। इस परीक्षण में 1600 मीटर की दौड़, चिनअप्स, 9 फीट की खाई पार करना और जिगजैग बैलेंस शामिल है। वो सही है कि नहीं, फिर उनका फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, उनका बायोमेट्रिक लिया जाएगा, फिर उनका एक बारकोडिंग स्कैनर के साथ हम उसका हॉल टिकट स्कैनिंग भी क्या करेंगे। सबसे पहले हम ये यकीन करेंगे कि बंदा ओरिजिनल बंदा है कि नहीं, कहीं फेक तो नहीं आए। उसी के बाद हम ये कार्रवाई करते हैं। 4 बजे से वो ग्राउंड के अंदर एंट्री करेंगे। फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसमें उनको 1 माइल यानी कि 1600 मीटर का दौड़ लगाना है। दौड़ का टाइमिंग होगी 5 मिनट 30 सेकेंड। अगर आएंगे तो उनको पूरा अंक मिलेगा 60। 5 मिनट 30 सेकेंड से लेके 5 मिनट 45 सेकेंड के बीच में जो आएंगे उनको अंक मिलेगा 48 मार्क्स मिलेगी। जो उनके नीचे आएंगे उनको फेल माना जाएगा। जो रन में पास होते हैं उनको अगले टेस्ट में भेजा जाता है, वो है बीम। बीम में भी 10 के लिए फुल मार्क मिलेगा, 40 मार्क। 9 करेंगे तो 33 मार्क मिलेंगे, ऐसे करके 6 तक। 6 के नीचे अगर कोई करेगा तो उनको फेल माना जाएगा। अभ्यर्थियों ने कहा कि इस भर्ती से उन्हें देश सेवा का अवसर मिला है। बेहतर ट्रैक और सुविधाओं के लिए उन्होंने सेना अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। जो कि यहाँ आके देखा मैंने, बहुत बढ़िया जो आर्मी की तरफ से हमारे लिए फैसिलिटी करी गई है। और जो बोलते ग्राउंड, सिंथेटिक ग्राउंड पे भर्ती थी, जो कि बहुत बढ़िया ग्राउंड है। कोई ये नहीं भाई भरता है और करता है, कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया। पूरा टाइम दे रहे हैं, आप टाइम देख लो स्क्रीन के ऊपर, अभी 5:45 पूरा टाइम है, कुछ ना कुछ ऊपर ही मिल रहा है।
कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया आर्मी अपना कर रही है और बहुत अच्छा लगा हमें आज। और मैं एक्सीलेंट में यहाँ पे मैंने अपनी रेस लगाई है। ARO चरखी दादरी जो इंडियन आर्मी के द्वारा जो फैसिलिटी दी गई है वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं और ग्राउंड की कोई दिक्कत नहीं है। जो इंडियन आर्मी के ऑफिशियल डाटा पे दिया हुआ है वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। टाइम भी देख लीजिए, 5:45 सेकंड कुछ ऊपर है। ये नहीं कि कुछ इनके द्वारा गफलतबाजी, नहीं, बिल्कुल इंडियन आर्मी जो देती है वही करवा रहे हैं। रेस अभी एक्सीलेंट में क्वालिफाई की है और ये नहीं कि 50% बच्चे तो क्वालिफाई हो रहे हैं और ग्राउंड के द्वारा ये नहीं कि पैर भर गए, शरीर भर गए, कुछ दिक्कत नहीं है। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने मानेसर नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने मानेसर नगर निगम को देश के टॉप 10 नगर निगमों में शामिल करने का लक्ष्य रखा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे कम खर्च में उच्च गुणवत्ता के निर्माण कार्य सुनिश्चित करें और सरकारी जमीनों को कब्जे से मुक्त करें। मंत्री ने कहा कि मानेसर को पूरी तरह से पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें दुकानदारों और रेहड़ी वालों पर चालान करने के निर्देश शामिल हैं। बैठक में राव ने नगर निगम आयुक्त से STP की कार्यप्रणाली की जांच करने का भी आग्रह किया, क्योंकि कई सोसाइटियों में बिना ट्रीटमेंट के गंदा पानी खुले में छोड़ा जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि वे जाम की समस्या को हल करने के लिए रामपुरा चौक पर स्लिप रोड बनाने पर विचार करें। बैठक में निगम के कई अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। भाजपा विधायक देवेंद्र चतुर्भुज अत्री ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सुरजेवाला का सीएम नायब सिंह सैनी को एक्सीडेंटल सीएम बताने का बयान मानसिक असंतुलन का संकेत है और उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस चुनाव हारने के बाद हाशिए पर है और यह पार्टी अपने नेता का चुनाव तक नहीं कर पा रही है। उन्होंने सुरजेवाला से पूछा कि पहले कांग्रेस के कार्यों का हिसाब दे, फिर सवाल करे। सीएम सैनी के विकास के वायदे पर भरोसा जताते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा एक विकसित राज्य बनेगा। और चुनाव हारने के बाद ये लोग दिमागी तौर पे संतुलन खो बैठे हैं। मुझे लगता है अच्छे डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। ये लोग जब अपने नेता का ही चुनाव नहीं कर पा रहे तो देश को और हमारे उसको क्या चला सकते हैं? कुछ किसी लायक नहीं है लोग, और ये लोग हास्यास्पद बातें करते हैं। श्रीमान नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हरियाणा सर पर दौड़ेगा और विकसित हरियाणा देखना। वो कौन है पूछने वाले? पहले तो वो हिसाब दे दे, पहले जो उन्होंने कारनामे किए उनका हिसाब दे दे। तो मुझे लगता है कि ये संतुलन खो बैठे हैं और अच्छे, मैं फिर कहूंगा कि अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। दिल्ली के भारत मंडपम में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 7वें सत्र का आयोजन हुआ। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस सत्र का उद्घाटन किया। इस सत्र में 120 से अधिक देशों और वैश्विक साझेदारों ने हिस्सा लिया। इस सत्र का लक्ष्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और सौर ऊर्जा के असीम शक्ति का उपयोग करना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रहलाद जोशी ने इस बात को फिर से स्पष्ट किया कि ISA अब वैश्विक सौर तथा सहयोग का एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। Our discussion will not only build on the remarkable progress made so far, but will also pave way new pathways to overcome the challenge and unlock the further potential for the solar energy deployment. Together, we are forging a future driven by clean, affordable, and accessible energy for all. 120 सदस्य और हस्ताक्षर देशों के साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस अब स्वच्छ ऊर्जा के वैश्विक परिवर्तन में एक प्रमुख शक्ति बन गया है। इस उद्घाटन सत्र में दुनिया भर के गणमान्य व्यक्ति और प्रतिनिधि एक साझा दृष्टि के साथ इकट्ठा हुए हैं। इस सत्र का लक्ष्य सौर ऊर्जा की असीम शक्ति का उपयोग करना है। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ इस लड़ाई में सौर ऊर्जा एक निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार है और अब भारत की अध्यक्षता और फ्रांस की सह अध्यक्षता के तहत IAS असेंबली सौर ऊर्जा को तेजी से अपनाने के लिए नए रास्तों पर विचार भी करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का समस्त डोम समाज के प्रतिनिधियों ने संत कबीर कुटीर में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने समाज के लोगों के साथ बैठकर भोजन भी किया और उनकी समस्याएं भी सुनी।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियों ने गरीबों को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया और लोकसभा चुनाव के दौरान झूठा प्रचार प्रसार किया गया कि संविधान खतरे में है, जबकि असल में संविधान नहीं बल्कि विपक्ष खतरे में था। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार मजबूती के साथ प्रदेश के हर गरीब व्यक्ति के साथ खड़ी है। उन्होंने डोम समाज के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि जहां समाज एक जगह निश्चित करेगा वहां उनके लिए एक धर्मशाला का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा संत महापुरुष विचार प्रचार प्रसार योजना के तहत डोम समाज का भी राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रदेश में अब 22 अक्टूबर से लगाए जा रहे समाधान शिविरों में लोगों की बढ़ी हुई उम्मीद आंकड़ों में भी दिखाई दे रही है। गत माह से अब तक हजारों की संख्या में लोग समाधान शिविरों में पहुंच चुके हैं। इसमें से 3,458 समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दिया गया है। शेष लंबित समस्याओं का निदान संबंधित विभाग के अधिकारी तय सीमा में उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर 22 अक्टूबर से लगातार 1 माह तक सभी जिलों में जनता की समस्याओं के निवारण के लिए ये समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार स्थानीय निकायों एवं ब्लॉक स्तर पर BDPO कार्यालयों में अधिकारी सुबह 9 से 11 बजे तक इन शिविरों में जन समस्याओं का गंभीरता से समाधान कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में हर दिन आने वाली समस्याओं में से अधिकतर का समाधान मौके पर ही किया जा रहा है। प्रदेश के 22 जिलों में सोमवार 4 नवंबर तक 5,430 लोग अपनी अपनी समस्या लेकर समाधान शिविर में पहुंचे। इनमें से 3,458 समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। लंबित रही समस्याओं के समाधान के बारे में संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी करके शिकायतकर्ताओं को अवगत कराया जा रहा है और उनका भी शीघ्र ही समाधान किया जाएगा। विदित हो कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गत महीने में अधिकारियों के साथ बैठक करके समाधान शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए थे ताकि नागरिकों को किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान हेतु कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से भी इन शिविरों में आ रही शिकायतों की पूरी निगरानी की जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा समीक्षा बैठक में अधिकारियों को जरूरतों के अनुरूप विकास की कार्य योजना को बनाने और लोगों की समस्याओं और जरूरतों को गंभीरता से सुनकर उनका तुरंत ही निराकरण करने के निर्देश भी दिए गए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की 6 दिन की यात्रा पर हैं। इस दिन पहुंचने की तस्वीरें साझा करते हुए विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नमस्ते ऑस्ट्रेलिया, आज ब्रिस्बेन पहुंच गया हूं। दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए अगले कुछ दिनों में सार्थक गतिविधियों की प्रतीक्षा करें। ब्रिस्बेन पहुंचने के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। विदेश मंत्री ने प्रवासी भारतीयों से प्रधानमंत्री के नेतृत्व से पिछले 10 वर्षों के दौरान देश में हो रहे विकास कार्यों की चर्चा भी की। Improving the quality of governance overall, and in my view, actually ensuring the political stability which allows for decisions taken to be implemented in full and for new decisions to build on earlier ones. Today's India is building 28 kilometers of highway every day. It's building 12 to 14 kilometers of railway track every day, quite apart from the Vande Bharat trains which have been introduced. भारतीय रेलवे त्योहारों के सिलसिले में दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से देश के विभिन्न भागों के लिए आज 25 विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। इसमें वाराणसी, अयोध्या, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, इंदौर और तिरुवनंतपुरम के लिए विशेष रेलगाड़ियां शामिल हैं। रेलवे के अनुसार इस महीने की 2 से 8 तारीख तक 145 अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं ताकि छठ पूजा के लिए लोगों की यात्रा आसानी से हो सके। रेलवे की ओर से प्रतिदिन 2 लाख अतिरिक्त यात्रियों के सफर की व्यवस्था की गई है। इससे त्योहारों के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं की निर्बाध तरीके से यात्रा सुनिश्चित हो सकेगी। भारतीय रेलवे त्योहारों के अनुसार इस बार लगभग 7,000 विशेष रेलगाड़ियां चल रही हैं। इस महीने
महीने की 1 तारीख से 30 तारीख के बीच त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए ये व्यवस्था की गई है। इस बार त्योहारों की अवधि में रेलवे 1 करोड़ से अधिक यात्रियों के सफर के लिए तैयार है। इसके लिए पिछले वर्ष की तुलना में 2800 विशेष रेलगाड़ियां बढ़ाई गई हैं। पिछले वर्ष इस मौसम में लगभग 4500 विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई थी। और समाचारों में आज का के लिए इतना ही। नमस्कार।